Hello students, welcome to Concept Chemistry. Today we are going to discuss General Organic Chemistry of class first year. In this topic we will discuss pedagogy of organic compounds, vital force theory, Wöhler theory, versatile nature of carbon, and in versatile nature we will discuss catenation, tetravalency, isomerism, and multiple bond formation, and representation of organic compound. So let us start. General organic chemistry. In organic chemistry, we will discuss organic compounds. Later, it is considered as organic compounds are study of hydrocarbon along with some other elements like oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus and halogens. जबकि पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड की स्टडी है, बट बाद में ये देखा गया कि कार्बन इज ऑलवेज अटैच्ड विद हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको कहा गया कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स हाइड्रोकार्बन और इसके साथ कुछ एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हैलोजेंस बहुतायत में पाए जाते हैं। तो बाद में ये कंसिडर हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और इसके साथ कुछ एलिमेंट की स्टडी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइटल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन के अस्तित्व के लिए ऑन अर्थ। एज और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सभी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दी थी। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा, प्रपोज्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू ए मिस्टीरियस फोर्स। दीज कैन नॉट बी मेड इन लैब। यानी इन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता और ये किसी रहस्यमयी फोर्स से प्रोड्यूस होते हैं लिविंग बीइंग्स में। यानी इनकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में भी कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। कई सालों तक ये थ्योरी एक्सेप्ट की गई। बाद में फ्रेडरिक वोहलर नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले लैब में यूरिया की सिंथेसिस की, यूरिया के फॉर्मेशन के बाद इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो फ्रेडरिक वोहलर यूरिया सिंथेसिस यानी फ्रेडरिक वोहलर थ्योरी, वोहलर फर्स्ट सिंथेसाइज्ड यूरिया इन लैब फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट एंड डाउनफॉल ऑफ बर्जीलियस थ्योरी बिगैन। और यूरिया के बनने के साथ ही बर्जीलियस थ्योरी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कैसे बनाया था इन्होंने? अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO, इसको हीट करने पर अमोनियम साइनेट के जो बॉन्ड्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, यानी पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक नया प्रोडक्ट यूरिया बनता है जो कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट है। जबकि अमोनियम साइनेट एक इंजरियस प्रोडक्ट है और इससे एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है यूरिया फार्मूला NH2CO NH2। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। यूरिया के बनने के साथ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की रेल लग गई। सभी साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद कोल्बे एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया लैब में, बर्थोलेट इन्होंने मेथेन का फॉर्मेशन किया लैब में। और ये जो थ्योरी बर्जीलियस ने दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते हैं, कम्प्लीटली डिस्कार्ड हो गई और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लैब में फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो क्या था? यूरिया था। क्लियर?
अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन और सम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं होती है। अदरवाइज़ केवल कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप किया गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी दोनों बुक के बराबर ही होती है, उससे मोटी ही होती है। ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी कार्बन में जिसके कारण इसके कंपाउंड्स को अलग रखा गया? तो ये कहलाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो कौन सा वो यूनिक बिहेवियर था कार्बन था जिसके कारण इसको सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया? तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ थी जो बाकी एलिमेंट्स में मोस्टली ना के बराबर होती हैं, जैसे कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, आइसोमेरिज्म। Let us discuss these properties one by one. First, catenation. Catenation means tendency to form long carbon chain, straight or zigzag. यानी कार्बन के एटम्स आपस में बॉन्ड बना के लंबी से लंबी कार्बन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ कार्बन चेन फॉर्मेशन। रीज़न क्या होता है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है स्मॉल एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज स्मॉल होने के कारण ये आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, और आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू भी हाई होती है। एग्जाम्पल देखिए, 4 कार्बन की सीधी चैन, 2 ब्रांच, तो स्ट्रेट चैन भी बना सकते हैं, कई कार्बन्स को जोड़ के 2 से स्टार्ट करके, और ब्रांच चैन भी बना सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन शोज टेट्रा यानी 4 वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है, यानी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम देखते हैं 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट में सेकेंड ऑर्बिट में 2s2, 2p2, p का एक सेल, एक ऑर्बिटल वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट में s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में जाता है, तो सभी के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2s में एक है और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी इस कंडीशन में ये 4 वैलेंसी शो कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये 4 वैलेंसी शो नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बट s की एनर्जी और p की एनर्जी में डिफरेंस होता है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी चारों वैलेंसी जिसमें एनर्जी का डिफरेंस है s और p में, सेम कैसे हो सकती है? तो इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया गया जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए आप, ऑर्बिटल्स को मिक्स करना और उसको फिर से बांट देना, ये कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं फिर से बांटते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कौन सा S है कौन सा P है, तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी S और P को मिलाने के बाद अगर हम एक S और 3p मिलाते हैं तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, 2 मिलाते हैं तो sp2 कहलाएगा, एक S एक P मिलाते हैं तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। सो कार्बन शोज 4 हाइब्रिड वैलेंसीज ओरिएंटेड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, सो हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो कार्बन की चारों वैलेंसी टेट्राहेड्रली अरेंज होती हैं। इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, ये 109 डिग्री 28 मिनट है। क्लियर? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल जिसमें 2 बॉन्ड प्लेन पे है, एक अप साइड ऑफ द प्लेन है और एक डाउन साइड ऑफ द प्लेन अरेंज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कार्बन को यूनिक बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, और इसका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है हाइब्रिडाइजेशन से। तो देखिए कार्बन में 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 में 1s और 3p ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमको 4
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं और ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। sp2 के केस में एक s और 2 p को मिक्स करते हैं और एक p ऑर्बिटल प्योर रहता है। तो जो प्योर p ऑर्बिटल्स होते हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए और एक प्योर p ऑर्बिटल्स हो गया। प्योर p ऑर्बिटल क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। और बाकी सब क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो इस केस में एक पाई बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन एल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक s और एक p, तो इसमें हमारे पास 2 प्योर p ऑर्बिटल्स बचते हैं। तो 2 प्योर p ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस केस में कार्बन के पास एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, यानी ये एल्काइंस का फॉर्मेशन करेगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं तीनों का। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज, बॉन्ड एंगल 109.5। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंजमेंट कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लानर, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में ये एल्कीन्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 120। sp के केस में लीनियर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 180। sp3 के केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा। sp2 के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। sp के केस में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड with carbon as well as other elements. See the case: carbon carbon single bond, sp3 hybrid carbon, carbon carbon double bond, sp2 hybrid carbon, carbon carbon triple bond, sp hybrid carbon. कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाता है। नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, साइनाइड्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए, सिंगल बॉन्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डिपेंड होता है। जब सिग्मा बनता है उसी के रेफरेंस में पाई का फॉर्मेशन होगा, यानी पाई सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट बॉन्ड है और पाई बॉन्ड सिग्मा पर डिपेंड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सेंटर वाला बॉन्ड सिग्मा और बाकी दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन में बॉन्ड लेंथ देखिए 154 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड में 134 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड में 120 पिकोमीटर। याद रखेंगे ये बॉन्ड लेंथ, इंपॉर्टेंट है, हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर। आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के केस में। देखिए, कार्बन शोज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट structures are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। C5H12 पेंटेन, तो पेंटेन को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन को नॉर्मल चेन यानी N से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक साइड चेन निकली हो CH3 तो इसको आइसोपेंटेन नाम देते हैं। 2 साइड चेन निकली हो तो इसे नियोपेंटेन कहते हैं। तो देखिए, तीनों का मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है C5H12, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है और IUPAC नेमिंग भी अलग अलग हो जाएगी। तो ऑल अदर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सैचुरेटेड बाई हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए, मैंने केवल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखा है, तो कार्बन की एक ही वैलेंसी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। बाकी जो वैलेंसीज हैं वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो फर्स्ट कार्बन के पास हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, सेकेंड के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, थर्ड के पास 2 और लास्ट में फिर 3, यानी टर्मिनल पोजीशन पे हमेशा CH3 और बीच में CH2 रहेगा अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। देखिए एग्जांपल, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, 3 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े यानी ये प्रोपेन। तो देखिए इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस तरह से, बीच वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन। इसका फार्मूला क्या बन गया, C3H8। तो ये अंडरस्टूड है कि कार्बन की जो बची हुई वैलेंसीज हैं उनको हाइड्रोजन से सैचुरेट करते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए सेंटर वाले कार्बन में 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में 3-3 हाइड्रोजन लगेंगे। टर्मिनल कार्बन पे हमेशा 3 हाइड्रोजन यूज होंगे। क्लियर। और कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन यानी कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। तो these are the main properties of carbon which make it versatile, unique and important for the study of organic compounds. Now presentation of organic compounds. Organic compound को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का सबसे जनरल फार्मूला तो हो गया मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जैसे हमने मॉलिकुलर फार्मूला लिखा C6H6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, बट इनका अरेंजमेंट कैसा है वो सब नहीं शो होता है। कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। C5H12 पेंटेन, C2H5OH एथाइल एल्कोहल। सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लीविस डॉट फार्मूला। लीविस डॉट फार्मूले में बॉन्ड की जगह पर, कोवेलेंट बॉन्ड की जगह पर हम एक 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के लिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे CH4 का अगर हमें लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो CH के चारों बॉन्ड्स को 4 अलग अलग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दें, ये कहलाता है लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से C2H6 का भी रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर या ओपन चैन स्ट्रक्चर। ओपन चैन स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड्स को ओपन करके दिखाना है आपको। जैसे इथेन है C2H6, तो C2 और H6 सारे हाइड्रोजन को हम अलग अलग शो करेंगे, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इथीन C डबल बॉन्ड C और चारों हाइड्रोजन्स को शो करेंगे। इथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन को शो करेंगे। टोटल वैलेंसी कार्बन की 4 पूरी होनी चाहिए। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स में सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स रिप्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन हो चाहे कार्बन हाइड्रोजन हो। नेक्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला सबसे सिंप्लीफाइड फार्मूला है। ओनली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप को हम इसमें शो करते हैं इन द फार्मूला। आइडेंटिकल ग्रुप्स आर शोन एज सबस्क्रिप्ट। आइडेंटिकल यानी सेम टाइप के ग्रुप अगर हैं तो उनको एक सबस्क्रिप्ट के साथ शो कर देते हैं। जितनी बार वो यूज़ होता है नीचे सबस्क्रिप्ट में पैरेंथेसिस के बाद उसका यूज़ करते हैं आउटसाइड पैरेंथेसिस। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH2 3 बार आया हुआ है और एक साथ है, जबकि ये CH3 ये CH3 अलग है, तो इनको हम अलग अलग लिखेंगे। लेकिन इन CH3 को, तीनों CH3 को हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 होल थ्राइस CH3। तो इस तरह का जो फॉर्मूला है जिसमें हम किसी भी बॉन्ड का यूज़ नहीं करते हैं, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन किसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केवल एलिमेंट्स को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लीजिए कंडेंस्ड के। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड दिस वन HOCH CN का होल ट्वाइस, यानी C से एक H एक OH और 2 CN ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए C से एक H जुड़ा है, एक CN, दूसरा CN और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या हुआ, OH CN CN का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है पॉलीगॉन फार्मूला। पॉलीगॉन जिसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं सिंपल वे में। जैसे देखिए 3 कार्बन की साइक्लिक चेन। अब ये 3 कार्बन की चेन को हम जब रिंग में बदल देते हैं तो इसके पहले प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करते हैं। है ये प्रोपेन
लेकिन साइकिल में रिंग में बनाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन, और 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। आपको हर जगह कार्बन को सैचुरेट करना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। जैसे इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो ये बन रहे हैं और 2 हाइड्रोजन लग गए, तो इस कार्बन पे CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, सब पर CH2 रहेगा। क्लियर। ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन फार्मूला। नाउ नेक्स्ट, बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का, वो कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। यानी इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में मोस्ट यूज प्रेजेंटेशन है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रेजेंटेशन। और आगे 12th और आगे की क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपको कोई लिख के नहीं देगा CH3 CH2 CH2 CH3, बल्कि क्या है, केवल बॉन्ड्स बना देंगे, आपको उसी से समझना है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में ओनली बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स आर शोन इन जिग जैग वे। जैसे 3 कार्बन का चैन हमें शो करना है, तो हमने ये 3 कार्बन की चैन ऐसे जिग जैग शो कर दी, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेन। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। बाकी हाइड्रोजन इसमें अंडरस्टूड है, ब्यूटेन। यहाँ देखिए 3 कार्बन है रिंग में, साइक्लोप्रोपेन। ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन हो गया, और इनका अरेंजमेंट ये एथाइन हो गया। इथीन, देखिए सारे कंपाउंड्स जो यहाँ पर हैं उन सभी में क्या है, फंक्शनल ग्रुप देखिए इसमें यूज़ किया गया, ट्रिपल बॉन्ड यूज़ किया गया। तो फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड्स को तो यूज़ करेंगे, लेकिन किसी एटम का यूज़ इसमें नहीं करते हैं। इस प्रकार का प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। और हायर क्लासेस में या 12th में जाने के बाद आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के से ही सबसे ज़्यादा पाला पड़ेगा। नो एटम आर शोन, ओनली फंक्शनल ग्रुप आर शोन। ईच कॉर्नर क्रेस्ट ट्रफ सो कार्बन एटम। हर कॉर्नर पर, हर क्रेस्ट पे, ट्रफ पे, नीचे ऊपर, जिग जैग वे में जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर कार्बन को प्लेस करेंगे। अंडरस्टूड है ये। तो इस प्रकार का नोटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाता है। द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 3D प्रेजेंटेशन। 3D लुक ऑन 2 डायमेंशनल पेपर। 2D पेपर पर किसी कंपाउंड को 3D लुक में कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हम 3 तरह के बॉन्ड का यूज़ करते हैं। पहला है सॉलिड वेज बॉन्ड। सॉलिड वेज बॉन्ड, वेज जो नाव की पतवार होती है ना, देखा होगा आपने, पानी को पीछे करते हैं तो नाव आगे चलती है, तो ये सॉलिड वेज बॉन्ड एक हो गया। यूज टू इंडिकेट, इसका यूज़ करते हैं बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा हो। किस तरफ, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी जो बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ है उसको हम सॉलिड वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा देखिए सेकंड, डैश वेज बॉन्ड। डैश वेज बॉन्ड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। और ये बॉन्ड का यूज़ कैसे करेंगे, ये भी प्लेन से प्रोजेक्ट होगा, प्लेन से बाहर ही प्रोजेक्ट होगा, बट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, डैश वेज बॉन्ड ऑब्जर्वर से दूर होगा, सॉलिड वेज बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ होगा। और जो बॉन्ड्स प्लेन पर होते हैं, लाइंग इन प्लेन, वो कैसे होते हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान ये रखेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जो ब्रॉड एंड होता है वेज का, ब्रॉड एंड ऑफ वेज इज ऑलवेज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, CH4 मीथेन। यहाँ पे देखिए ये जो 2 बॉन्ड हैं ये प्लेन पर हैं, इसमें एक ये वाला बॉन्ड जो डैश्ड वेज बॉन्ड है ये इनसाइड द प्लेन है और ऑब्जर्वर से दूर है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ये देखिए ये आँख बनी हुई, तो ऑब्जर्वर में डैश्ड वेज बॉन्ड का, सॉलिड वेज बॉन्ड का ये जो ब्रॉड एरिया है वो किधर है, ऑब्जर्वर की तरफ है, और नैरो एरिया इससे दूर है। और देखिए ये जो दूसरा बॉन्ड है जो इनसाइड द प्लेन है, इसमें भी जो ब्रॉड एरिया है वो क्या, ऑब्जर्वर से पास है और ये दूर है। तो ध्यान रखेंगे कि जो ब्रॉड एरिया है वो ऑब्जर्वर की तरफ होना चाहिए। बॉन्ड बनाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। दिस इज़ द 3D प्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन। क्लियर। सो ये था हमारा फर्स्ट वॉल्यूम जिसमें हमने आपसे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।